स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताइए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं और हम अपनी लास्ट वीडियोस में कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनेन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना ले रहे हैं उसका नाम है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं अब हम ये देखेंगे। फ्री रेडिकल मे बी डिफाइंड एज अ स्पीशीज दैट कंटेन्स वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Radicals play an important role in combustion, atmospheric chemistry, polymerization, plasma chemistry, biochemistry, and many other chemical processes, including human physiology. The first organic free radical identified was triphenyl methyl radical by Moses Bomber, the founder of radical chemistry in 1900. So basically इसमें क्या आता है, free radical हम किसको कह सकते हैं? फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि अगर कोई ही स्पीशीज़ बॉन्ड बनाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दोनों स्पीशीज़ का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब बॉन्ड पेयर्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स पेयर में ना हो के सिंगल हो, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन रहें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल. रेडिकल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्बशन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री. यानी रेडिकल्स का जो रोल है एनवायरनमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा है. हम लोग उसका यूजेस हम कई जगह देख सकते हैं, केमिकल प्रोसेसेस में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मतलब काफ़ी जगह फ्री रेडिकल का यूज़ होता है. द फर्स्ट ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल आइडेंटिफाइड वाज ट्राइफेनाइल मिथाइल रेडिकल. ये आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट कंपाउंड था जो आइडेंटिफाई हुआ था एज अ फ्री रेडिकल. इसके बाद हम देखते हैं अ कार्बन बेस्ड free radical is a trivalent carbon species having single p electron in the valence shell. It has tetrahedral geometry where the carbon atom is sp3 hybridized. यानी जो कार्बन बेस्ड फ्री रेडिकल होते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं ट्राइवेलेंट स्पीशीज़ हैं और उसमें उसकी p सब शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. और इसकी जो अगर हम शेप एंड ज्योमेट्री को अगर हम देखें, यानी इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसमें टेट्राहेड्रल्स की शेप होगी, ज्योमेट्री होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3. हम इसमें नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं 3 बॉन्ड बन रहे हैं और साथ में एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है. तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जनरेशन एंड फेट ऑफ रेडिकल्स ऑफ फ्री रेडिकल्स. थर्मोलाइसिस or photolysis of organic peroxides and azo compounds generates free radicals. RCOO means अगर हम कोई पेरोक्साइड कंपाउंड को जिसमें ऑक्सीजन लिंकेज मिले, पेरोक्साइड कौन से होते हैं जिनमें ऑक्सीजन लिंकेज होती है, अगर हम किसी ऐसे कंपाउंड को हीट देंगे तो वह फ्री रेडिकल फॉर्म करता है. और या फिर एजो एल्काइल नाइट्राइल जो होते हैं, एजो कंपाउंड्स जो होते हैं जिनको एजो डाई भी बोलते हैं, वो भी हीटिंग से यानी हीट देने से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये इसके वेज थे जनरेट करने के. उसके बाद बायोमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो जनरेट फ्री रेडिकल्स. यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है बायोमोलिकुलर, जिसमें 2 मॉलिक्यूल करेंगे रेडॉक्स, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों कंबाइंड प्रोसेस चलते हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं. तो उसमें भी क्या होता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. यानी इनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखा है तो उसको समझ के हम इसको ईजीली रिलेट कर सकते हैं. जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो इससे काफ़ी मिलती जुलती होती है. जैसे रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल्स. इसमें एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है. जैसे एरोमेटिक अगर कंपाउंड होंगे तो उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका डीलोकलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस आएगा और उसकी स्टेबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा. बाकी अगर हम इसकी फील्ड इफेक्ट्स देखेंगे, ये रिएक्शन बाद में अगर हम फील्ड इफेक्ट के बेसिस पे देखें तो जैसे टर्शरी कार्बोकेटाइन था, उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था प्लस आई इफेक्ट, उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती थी. यानी टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते थे दैन सेकेंडरी, दैन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन. तो वैसे ही इनका भी ऑर्डर होगा, यानी
सबसे पहले टर्शरी कार्ब फ्री रेडिकल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन मिथाइल फ्री रेडिकल। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम एज कार्बोकेटाइंस की तरह से ही होगा। उसके बाद आता है रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल की कौन कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं वो हम देखते हैं। फ्री रेडिकल ऑफन टेक पार्ट इन रेडिकल प्रोपेगेटिंग, यानी जो रेडिकल्स का प्रोपेगेशन होता है उसमें ये रिएक्शंस पार्ट करती है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, इसमें फिनाइल ग्रुप का जो है वो रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसी तरह से उनका सारे एग्जाम्पल्स हम इनको नोट करेंगे और ये सारी रिएक्शंस लिखेंगे। इसके बाद आता है इन सम केसेस द फ्री रेडिकल इटसेल्फ मे बी फ्रेगमेंटेड एंड ट्रिगर द प्रोपेगेशन ऑफ अ चैन रिएक्शन, यानी एक तरह से जो फ्री रेडिकल होता है जब उसका फॉर्मेशन होता है हीट से, जैसे पेरोक्साइड या फिर एजोडाई पे हमने हीट डाली है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब कोई फ्री रेडिकल बन जाता है और वो किसी रिएक्शन में पार्ट लेता है तो वह खुद से ही दूसरे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी को हम बोलते हैं चैन प्रोपेगेशन या चैन इलोंगेशन, यानी जब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल पे अटैक किया तो वह उससे कंबाइन हो गया, साथ ही साथ वह दूसरे फ्री रेडिकल को भी फॉर्म कर देता है। इसके बाद वह तीसरे को, चौथे को, इस तरह से ये चेन चलती रहती है और प्रोपेगेशन होता रहता है। सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड फ्री रेडिकल में आइसोमेराइज फॉर एग्जांपल, यानी अगर हम इसका देखिए सब्स्टिट्यूशन, तो इसको भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इजीली शो कर सकते हैं, आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है डिस्प्रपोर्शन एंड रेडिकल कपलिंग आर द कॉमन रिएक्शन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जैसे जब हमने पहली वाली रिएक्शन पढ़ी है, यानी चैन प्रोपेगेशन एंड चैन इलोंगेशन, उसके बाद जो कपलिंग रिएक्शन होती है, यानी जब दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं तो वह रिएक्शन टर्मिनेट होती है। यानी चैन इलोंगेशन का चैन टर्मिनेशन कब आएगा? जब आपस में कपलिंग रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फ्री रेडिकल शो करेंगे। उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी हम फ्री रेडिकल्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यानी ESR टेक्नोलॉजी से। हाईली स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल्स में बी डिटेक्टेड UV एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी can detect free radical by studying the Overhauser effect. The unpaired electron in a free radical is accommodated in a single occupied molecular orbital. If the SOMO यानी single occupied molecular orbital जो है is a highly energy orbital and the free radical show a tendency to lose an electron. If the SOMO is a low energy orbital, इट शो अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ये हाई एनर्जी पे होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और अगर ये लो एनर्जी पे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये हमें याद रखना है। जो SOMO क्या होता है? सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर ये हाई एनर्जी पे होता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी लूज़ करता है, और अगर ये लो एनर्जी पे होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। इसकी यही टेंडेंसी होती है, इनमें डिफरेंस होता है ये। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि है नाइट्रीन्स। दीज आर न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वेयर द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हैज़ ए सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इसकी स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक है, यानी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं नीचे डायग्राम में। इसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ 2 बॉन्ड पेयर भी हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर देखिए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी प्लानर, हम डायग्राम्स में देख सकते हैं इनकी। उसके बाद और हाँ, इसमें ये नोट कर सकते हैं आप सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यूनिवेलेंट नाइट्रोजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रल स्पीशीज़ होगी। देन इसके बाद आते हैं जनरेशन ऑफ नाइट्रीन्स, यानी इनका जनरेट कैसे कर सकते हैं? लाइक कार्बीन्स, दीज आर ऑल्सो जनरेटेड बाई प्रोटोलाइटिक थर्मल्स और बेस कैटलाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल, यानी जिसमें हम बेस से कैटलाइज्ड जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उससे कार्बीन्स की तरह नाइट्रीन्स को हम जनरेट कर सकते हैं। जिस नीचे हम रिएक्शंस को नोट करेंगे इनकी जनरेशन वाली। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विद ट्राई अल्काइल फॉस्फाइड्स, यानी जो ट्राई अल्काइल फॉस्फाइड्स होगी उसका रिडक्शन कराने से भी नाइट्रीन्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद आती है इनकी केमिकल रिएक्शंस।
तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे सिंगलेट नाइट्रियंस अंडरगोज अ सिग्मा इंसर्शन टू गिव सेकेंडरी अमाइंस। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, यानी इनमें सिग्मा इंसर्शन होगा और क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा, यानी 2 कार्बन वाली अमाइन। फिर इसके बाद आता है पाई इंसर्शन ऑफ नाइट्रियंस इनटू ए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन गिव्स एजिडिडाइन, मतलब जो एजोडाइज फॉर्मेशन होती है वह भी पाई इंसर्शन से बनती है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और पाई इंसर्शन होगा तो एजोडाइज का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट आती है एसाइल नाइट्रियंस अंडरगो स्केलेटन रीअरेंजमेंट टू गिव एल्काइल आइसोसाइनेट्स। दिस रीअरेंजमेंट इज इन्वॉल्व इन क्रूटियस एंड होफमैन्स रीअरेंजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है होफमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको हम ध्यान से इसकी रिएक्शन नोट करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रियंस। जो ट्रिपलेट नाइट्रियंस होती है कैन बी डिटेक्टेड एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिंगलेट नाइट्रियंस लाइक कार्बन बाय EPR। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा, आज हमने फ्री रेडिकल एंड नाइट्रियंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम 1-2 बचे हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस सबको नोट करेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।